मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मेडिकल टेस्ट को पूरी क्षमता से संचालित किए जाने के दिए निर्देश। कहा, प्रदेश में 85,000 से अधिक रैपिड एंटीजन टेस्ट और 45,000 आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जाएं पूरे। प्रदेश में घाघरा, गंगा, यमुना बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद। प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचा रही है सहायता। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना से छोटे दुकानदारों को मिला लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और सुरक्षा बीमा योजना से भी महामारी के दौर में मिली है लोगों को राहत। साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2030 तक प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक 100% नामांकन का किया गया लक्ष्य तय। ड्रॉप आउट हुए 2 करोड़ से अधिक छात्रों को फिर से पहुंचाया जाएगा स्कूल। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मेडिकल टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में प्रतिदिन 85,000 से अधिक रैपिड एंटीजन टेस्ट तथा 45,000 से अधिक आरटी-पीसीआर टेस्ट अवश्य किए जाएं। इसके अतिरिक्त टूनेट मशीन के माध्यम से भी अधिक से अधिक टेस्ट किए जाएं। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में ऑनलाइन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जनपद कानपुर नगर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी तथा बलिया में विशेष सतर्कता बरतने और अधिक से अधिक टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में कारगर रणनीति तैयार करते हुए उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के नियंत्रण व उपचार संबंधी विभिन्न गतिविधियों को सुचारू ढंग से संचालित करने में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। बेहतर सर्विलांस ही मृत्यु दर को नियंत्रित करता है, इसलिए सभी जनपदों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कार्यों के नियमित मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने कोविड चिकित्सालयों में बेड्स की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोविड अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाओं को गुणवत्तापरक बनाए रखा जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ नियमित राउंड ले। चिकित्सा के तकनीकी स्टाफ में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाए। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों को मेडिकल संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए इनके प्रशिक्षण कार्य को निरंतर जारी रखने के भी निर्देश दिए हैं। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के बीच भारत की स्थिति बेहतर है। कोरोना को लेकर सरकार के एहतियातन बड़े कदम उठाने काफी पहले से ही उन्होंने शुरू कर दिए थे। हाथरस में जल्द ही कोविड L2 की सुविधा यहां दी जाएगी। कोविड-19 महामारी के L2 के गंभीर रोगियों के इलाज के लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। इसी के चलते अब ऐसे मरीजों को अलीगढ़ या फिर आगरा भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोविड-19 के L2 मरीजों के लिए टीबी अस्पताल को L2 अस्पताल बनाया जा रहा है। यहाँ पर शासन से आए वेंटिलेटर सेट भी हो चुके हैं। जल्द L2 के मरीजों का इलाज हो सकेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश राठौर ने बताया कि शासन की मंशा है कि हर जिले में कोरोना से जारी इस लड़ाई के खिलाफ एक कोविड-19 L2 बनाया जाए। इसके अनुरूप टीबी अस्पताल का चुनाव किया है। टीबी अस्पताल को कोविड-19 L2 कोरोना के मरीजों के लिए तैयार किया जा रहा है। वेंटिलेटर सेट हो चुके हैं। अब वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाली एक्सपर्ट टीम के आने का इंतजार है। टीम तैयार होते ही यहाँ पर कोविड-19 L2 के मरीजों को भर्ती किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप कि एक L2 हर जनपद में होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने टीबी चिकित्सालय को चुना है और इसमें हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगभग पूरा कर लिया है। कुछ और बाकी सब प्रक्रिया रहते हैं। मानव संसाधन पूरा डॉक्टर्स, फिजिशियन इत्यादि जनपद में उपलब्ध होते हैं, इसको चालू कर दिया जाएगा। अयोध्या जिले में सरयू नदी का जलस्तर इन दिनों खतरे के निशान से करीब 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से तराई इलाकों में बाढ़ का कहर आ गया है। लोग अपने आशियाने को छोड़ खुली जगहों में दिन रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र के करीब आधा दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जो तराई इलाके में होने के कारण बाढ़ के संकट में घिरे हुए हैं। महंगू का पुरवा, सलेमपुर, सल्लाहपुर, नूरगंज कैथी, सल्लरपुर कैथी, अबूपुर कैथी, मुजेहना
और सराय नासिर गांव के करीब 732 परिवार इन दिनों बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। गांव को जाने वाले रास्ते भी बाढ़ के थपेड़ों से कट गए हैं। नदी का जल स्तर इतना बढ़ा है कि सड़कों पर भी नाव चल रही है, जिस वजह से आने जाने के लिए अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर बाढ़ राहत शिविर की स्थापना की गई है और बाढ़ पीड़ितों को राशन के साथ साथ जानवरों के लिए चारा भी इंतजाम किया गया है। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने क्षेत्रीय भाजपा विधायक रामचंद्र यादव भी राहत शिविर पहुंचे और उनका दर्द जानने के बाद उन्हें राशन भी मुहैया कराया। अरे साहब साहब स्थिति बहुत गड़बड़ है। वहाँ पानी भरा है द्वारे मारे, फसल पूरी नष्ट हो गई, फसल में कुछ नहीं। ऐसे ही खर्च चलेगा आपका? अरे अब खर्च साहब ऐसे चला था, मजदूरी करके कोनो तरीके से मान लो अपन परिवार जिलावा जाता। सरकार से वही मदद मिल रही है, यहाँ आलू और चावल आटा यही सब दियत है। भैया का समस्या, सब पानी भरा है, जनता लोग वहू पार पानी यहू पार पानी, बीच में मान डूब रहे हैं। गल्ला पानी हो नहीं रहा था, मंजूर दर मने सब ऐसे करत खाते का कर। राशन का 10 किलो दे दिए थे भैया, गल्ला 5 किलो 10 किलो चावल रहा, 10 किलो आटा, 5 किलो आलू, 2 किलो हरी दाल। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना के जलस्तर में पिछले 24 घंटे के दौरान 3334 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले सप्ताह से उत्तराखंड में हो रही बारिश का असर और कानपुर बैराज से इस मौसम में सबसे अधिक पानी छोड़ा गया है। संगम क्षेत्र में पानी का बढ़ने के कारण संगम नोज का मार्ग लबालब भर चुका है। जलस्तर बढ़ने के साथ दोनों नदियों का प्रवाह भी बदल रहा है। प्रवाह बदलने से संगम का स्थान एक सप्ताह में दूसरी बार बदला है। आज गंगा का जो जल स्तर फाफामाऊ में है वो 79.42 मीटर और नैनी में यमुना जी का जो जल स्तर है 77.60 मीटर है। इन हालातों को देखते हुए प्रशासन और टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और टीम इन इलाकों में जो बाढ़ संभावित क्षेत्र इस तहसीलों में आते हैं, जो सदर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र है प्रयागराज का, तो जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं टीम उनका दौरा कर रही है, निरीक्षण कर रही है और लोगों के बीच में जाकर जागरूकता के अभियान भी चला रही है। जिस तरह आप देख रहे हैं भारतवर्ष में पहाड़ी एरिया में भारी बारिश हुआ है, उसके कारण प्रयागराज में भी संगम पर जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है और जल स्तर बढ़ने से यहाँ के तीर्थपुरोहित घाटिया और निषाद समाज को थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग संगम पे अपना घाट छत्र छाया बनाए हुए थे वो अपना समेटकर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और प्रशासन से शासन से यही उम्मीद करते हैं कि कोई दुर्घटना न घटे, उसकी वजह से संगम क्षेत्र में चुस्त प्रशासन अपना कार्रवाई करे। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से बुंदेलखंड के डैम और नदी उफान पर हैं, जिससे झांसी जिले के एरच थाना अंतर्गत ग्राम गेंदा कबूला गांव में 3 लोग बेतवा नदी के बीच में फंस गए थे, जिससे वहां हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाने के पुलिस व अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे, जिन्हें कई घंटे रेस्क्यू कर उन्हें नदी से बाहर निकाल लिया गया। झांसी जिले के एरच थाना क्षेत्र में रहने वाले 3 लोग विगत शाम ग्राम गेंदा कबूला में मछली पकड़ने गए थे, जहां वो बेतवा नदी के बीच स्थित एक टापू पर पहुंच गए। इसी दौरान बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया और 3 लोग नदी में फंस गए थे। सुबह स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसकी सूचना थाने की पुलिस को दी, जिस पर थाने की पुलिस व उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी करते हुए राहत कार्य शुरू कर दिया। कई घंटों के रेस्क्यू के बाद 3 मछुआरों को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया है। यहाँ पे जो है लोग कल बता रहे हैं कि जो सूचना अभी मुझे मिली 10:30 बजे लगभग हम लोग सूचना मिली कि 3 लोग टापू पे फंस गए हैं और जब पूरी तरह से तहकीकात किया गया कौन लोग हैं तब पता चला ये मछुआरे लोग हैं जो मछली मारने के वहाँ पे गए थे। और चूँकि सबको पहले सूचना दी गई पेपर के माध्यम से डुग्गी पिटवा के सबको बताया गया है कि 3-4 दिन पहले ही सबको बताया जा रहा है, लगातार भी बताया जा रहा है अनाउंस करके सब तरीके से हर माध्यम से कि नदी इसमें बढ़ रही है और कभी बारिश हो सकती है, कभी पानी आ सकता है और पानी लगातार ऊपर से छोड़ा जा रहा है और पानी बढ़ेगा इसमें। फिर भी ये लोग नहीं माने और नदी में गए हैं, तो उसके कारण जिसके कारण ये दिक्कत आई है कि पानी आ गया। ये लोग चूँकि इन्होंने जैसे बताया कि हम लोग रात में 4 बजे गए थे शाम को और मछली मारा और वहीं सो गए रात में और सुबह उठे तो ये बताया सुबह उठे तो हमें पता चला कि पानी ज़्यादा भर गया है। हाँ, इनको चूँकि जो एक्सपर्ट हमारे गोताखोर जो पहले चिन्हित थे वो लोग नाव ले गए थे और इनके भी साथी हैं वो लोग,
तो इधर से एरर से नाव लेके गए, तो इनको उस पर बैठा के, चूँकि एक्सपर्ट हैं उन लोग, तो उसको रेस्क्यू किया गया है इसमें। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना से सुल्तानपुर के 3,856 पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। नगरपालिका सुल्तानपुर व नगर पंचायत कादीपुर, कोयरीपुर व दोस्तपुर में पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है। जिला नगरीय विकास अभिकरण की परियोजना अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर पंजीकृत पथ विक्रेता के द्वारा आवेदन लिया जा रहा है, जिसके बाद आवेदक के संबंधित बैंकों से उन्हें शीघ्र ही 10,000 रुपए के ऋण 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जाएंगे। आवेदकों को ऋण के ब्याज में 7% सब्सिडी भी दी जाएगी। सुनीता सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर निर्धारित लक्ष्य को 100% पूरा किया जाना है। इस योजना में ऋण देने में कोई भी बैंक हीलाहवारी नहीं कर सकते हैं। परियोजना अधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते इस संकटकालीन दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना पथ विक्रेताओं के आत्मनिर्भर होने के लिए वरदान साबित होगी। जो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना आई है, इसके तहत जो लॉकडाउन हुआ कोविड-19 को लेकर के, तो जो भी हमारे फुटपाथ पे ठेला लगाने वाले थे, सब्जी बेच रहे थे, फल बेच रहे थे, जूस बना रहे थे, चाय बना रहे थे, लॉकडाउन की वजह से जो उनकी पूंजी थी वो टूट चुकी है। पूंजी टूट जाने की वजह से आज वो अपने को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं और अभी निर्भर नहीं हो पा रहे कि स्वतः वो ठेले का उपयोग कर पाए, ठेला लगा पाए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की कि क्यों न उनको एक मुश्त 10,000 रुपया मुहैया कराया जाए, जिससे उनकी एक छोटी पूंजी अपनी हो जाए और फिर वो अपने काम को सुचारू रूप से कर पाए। इसके लिए ही ये प्रोग्राम चलाया गया है, जिसके तहत 10,000 रुपये का एक मुश्त किस्त, वो किस्तों में नहीं जाएगा, पूरा 10,000 रुपया एक साथ उनके खाते में मिल जाएगा। चल रहा था तो हम लोगों को राशन मिला, आवास मिला है, राशन मिला है और ये सर्टिफिकेट दुकान के लिए दे रहे हैं और कुछ पैसा भी मिल रहा है, 1,000 रुपये महीना मिलता है। हाँ, और अब ये पैसा मिलने जा रहा है, अपना धंधा करेंगे ठेला लगा के। और प्रधानमंत्री जी ने जो योजना निकाली है बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। प्रभात पद से व्यवसाय करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है 10,000 रुपये प्रति माह देने, जो भी 10,000 उन्होंने दिया है हम लोगों को व्यवसाय करने के लिए जी, हमको प्राप्त हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। मथुरा जिले में जनता और गरीब निर्धन लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से काफी मदद मिली है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत महिलाओं के खाते धारकों में 500 रुपए खर्च के लिए दिए गए, जिससे उनके घरेलू खर्चों में बहुत सहारा मिला। इसी खाते के अंतर्गत दुर्घटना बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कई लोगों को 2-2 लाख रुपए भी मिले हैं। उन्हें बहुत बड़ा सहारा मिला है। लाभार्थी श्रीमती हरवती के पति गंगाराम निवासी नंदगांव बरसाना ने बताया कि मेरी पत्नी के प्रधानमंत्री जन धन के खाते में बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने इसके लिए आवेदन किया, मुझे इस योजना के तहत 2 लाख रुपए का लाभ मिला है। गंगाराम ने बताया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना संकट में मुझे अन्न, चना, चावल और गेहूं निःशुल्क फ्री मिला है। मैं प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आम व्यक्ति के जीवन की मैंने जीवन ज्योति और बीमा इसके करवाया भविष्य था। को मेरे देखते हुए हस्बैंड ने शुरू की गई ये योजनाएं काफी लाभकारी हो रही हैं लोगों के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमें राशन मिलो, निःशुल्क राशन में चावल और चना और राशन के सब मिलो हमें। मैंने अपनी वाइफ का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का इंश्योरेंस करा रखा था और वो बीमार हो गई थी और बीमार होने के बाद जो है उनका बीमा जो है पास हो गया और बहुत सरलता से हो गया और हमें उसका बहुत लाभ मिला है। छोटे किसान हैं हम। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी जन समुदाय से कहता हूं कि इस योजना का लाभ उठाएं। अभी कुछ समय पहले जीवन ज्योति बीमा करा के गई थी और उनके बीमारी के कारण डेथ हो गई और उनके परिवार के नॉमिनी को 2 लाख का चेक प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया है।
आम व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा, उसके भविष्य को देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कराकर लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा काजीपुर महाराजगंज के रहने वाले स्वर्गीय मान सिंह पटेल की मृत्यु वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में हो गई थी। मान सिंह पटेल ने अपना खाता भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाया था। बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उन्होंने बीमा जो करवाया था। स्वर्गीय मान सिंह पटेल की माता शांति देवी ने बताया कि हमारा लड़का घर से बाजार सामान लेने के लिए निकला था और सड़क पर जाते ही सड़क दुर्घटना के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के पश्चात बैंक के द्वारा सुरक्षा बीमा योजना के बारे में हमारे परिवार को बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि मान सिंह पटेल के द्वारा सुरक्षा बीमा योजना ली गई थी। इस पर बैंक के द्वारा जरूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद 2 लाख रुपए मृत्यु के दावे के रूप में हमें दिए गए, जिससे हमें लड़की के ना होने पर बुढ़ापे का सहारा बना। उस पैसे से हमने घर के जरूरी कार्य और अपना इलाज भी करवाया। जी सर, 2 लाख पाए रहे, उसमें से अपन पैसा लाया है, पैसा अपन घर में जो रहन अपन थोड़ा बड़ा मदद किया इधर उधर, और अपने रखे पास में कुछ और वहाँ से कुछ कटा पैसा। सर 2 लाख रुपया मेरा मिला, आपके मदद है, बहुत धन्यवाद है आपके, अब सब जने के हमका मिला। सर सरकार का प्रयास तो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। सरकार जो ये नियम जो बीमा योजना के अंतर्गत जो ये सरकार योजना चला रही है, गरीबों के लिए बहुत बड़ा हितकारी है। और सर हमको स्वयं इसका लाभ मिला तो हम इससे जो है पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। इसलिए हम सरकार का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हम किसी भी प्रकार का किसी ने कोई मांग नहीं किया। हमको मालूम पड़ा कि हमारे भाई साहब का भारतीय स्टेट बैंक गवर्नमेंट के खाते में खाता है, जिसके तहत उन्होंने एक बीमा कराया हुआ है सर, और 12 रुपया हर 6 महीने में उनका कटता है। बैंक कर्मियों ने ही सर इसकी हमको जानकारी दी, तो हम बैंक कर्मियों के साथ मिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे भाई साहब के मृतक होने के हमने बैंक में साहब जमा करा दिए। बैंक वालों ने हमारी पूरी मदद की, जिसके तहत हमारी माताजी नॉमिनी थी सर, उनके अकाउंट में हमको 2 लाख रुपए का लाभ मिला। तो सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो लोगों को लाभान्वित कर रही है। उन्हीं योजनाओं में से है किसान सम्मान योजना, जिसके तहत मिलने वाली 2-2 हज़ार रुपए की सहयोग राशि छोटे किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। सोनभद्र जैसे पिछड़े अंचलों में भगवान भरोसे खेती करने वाले छोटे किसान इस योजना का लाभ पाकर काफी खुश हैं। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा उत्पादन को दोगुना करने की जो मंशा थी, वो इसी सहयोग से पूरा होती दिख रही है, क्योंकि जब किसान को नगद की जरूरत समझ में आती थी तो उसके पास पैसा नहीं रहता था। किसानों ने बताया कि इन पैसों से खेतों की जुताई से लेकर समय से खाद बीज की पूर्ति करने तक काफी मदद मिलती है, वरना या तो कर्ज लेना पड़ता था या फिर भगवान भरोसे ही खेती करनी पड़ती थी। अरे सर, बहुत सा हम लोग के फायदा भल, ऐसा टाइम पर हाल के बीज बेंगा जुताई कोड़ाई के माध्यम में हम लोग बहुत ऐसा खुशहाल भाई। ऐसे ऐसे बार बार धन्यवाद रहे कि मोदी जी बार बार आगे बढ़ाएं और हम लोग का ही गरीब बनकर अच्छा करते जाएं। हमने सबसे ज़्यादा पैसे का उपयोग किया बीज के लिए। उस पैसे को इसीलिए रखते थे कि कम से कम जो नई बीज आए तो हम नगद पैसा रहेगा तो दे के हम नई बीज प्राप्त कर लेंगे। यदि पैसा न रहता तो समय से खाद न मिल पाती, वो बिचौलिए के पास हमें जाना पड़ता। हम यदि पैसा है तो हम समय से खाद ले आ रहे हैं और हम अपनी खेती में उसका उपयोग कर ले रहे हैं। यह पैसा मिल जाने से हम जो खेती में परेशानी महसूस करते थे तो हमको एक बहुत बड़ा सहारा हो गया उससे। फायदा ही भल के जब हमके मिल गया तो हमारा खेत जोताएगा ट्रैक्टर से, और उसे खाद बीज ले ही बोले हैं। अभी खाद बीज जोताई कोड़ाई यह बेगा भतई। अब पैसा न रहा तो फिर नारायण खबर ले कर हम जेकरे आसरे भाई। आज से कुछ समय पहले तक जो महिलाएं चूल्हा चौका तक सीमित थी, अब वो महीने में 5 से 7 हज़ार रुपए कमाकर परिवार की बैसाखी बन गई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत फतेहपुर जिले की हजारों महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए बेसिक स्कूलों के बच्चों के ड्रेस सिलाई के काम में जुड़ गई हैं, जो कोरोना के संकट काल में न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। जिले के परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत 2.5 लाख छात्र छात्राओं के ड्रेस आपूर्ति काम का जिम्मा सरकार ने इस बार ठेकेदारों को न देकर स्वयं सहायता समूहों को सौंपा है, जिससे गांव की महिलाएं कमाई कर खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिल सके। समूह की इन महिलाओं को प्रत्येक शर्ट स्कर्ट पर 70 रुपये और पैंट शर्ट सिलाई का 75 रुपये मिल रहा है। बहुत लाभ मिल रहा
गरीब से गरीब समूह में मतलब जुड़ी हुई हैं, उन सब लोगों को मतलब रोजगार मिल रहा है सर। ये सिलाई की वजह से उन लोगों को मतलब परिवार में सब लोगों की सुविधाएं हो रही हैं, इसलिए हम लोगों को मतलब समूह से काम इतना सलवार कुर्ते के 70 रुपये हैं और स्कर्ट टॉप के 75 रुपये मिल रहा है। इसलिए समूह की जो ये समूह द्वारा हम लोगों को मिला, अभी तक तो हम मतलब जब तक समूह से नहीं जुड़े हुए थे सर, तो हम लोग मतलब ये सोचते थे कैसे घर का खर्चा चलेगा कैसे नहीं चलेगा। जब से हम समूह से जुड़े हुए हैं सर, जब से हम लोगों को मतलब खर्चा चल रहा है और ये सिलाई के माध्यम से, और जो और रोजगार मिल रहे हैं सर उसमें भी हम लोगों को लाभ मिल रहा है। मतलब लॉकडाउन होने के दौरान पे सारा काम धंधा सब बंद हो गया था, तो हम लोग बड़े परेशान थे। लेकिन ऐसी सरकार की योजना आई कि मतलब पहले मास्क सिले हम लोग, इसी सिलाई के वजह से। इसके बाद फिर हम लोगों ने बोर्ड भी बनाया, और ये जो अब आया है स्कूली ड्रेस वाला, तो पहले विद्यालय में देते थे ठेका, मतलब खुद अध्यापक करवाते थे, तो सरकार ने ऐसा किया कि हम लोगों को दे दिया काम, तो इसी में अब सिल रहा है। अब इसको विद्यालय में जाके डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे हम लोग, तो उसमें भी 4 पैसे मिलेंगे। तो इस प्रकार से सब खर्चाएँ चल रहे हैं। इसमें मजदूरी करते हैं और मेरे भैया प्लम्बिंग का काम करते हैं, और कोरोना से लॉकडाउन की वजह से उन लोगों का काम बहुत ही डाउन चल रहा है, जिससे हमारे घर में बहुत सारी परिस्थितियाँ आई हैं। इसीलिए मैं यहाँ सिलाई करती हूँ और अपना खर्च और अपने परिवार का खर्च उठाने की जिम्मेदारी के बारे में सोच रही हूँ, और मेरे घर वाले भी मेरा बहुत फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा समूह से ज्ञान मिला, जानकारी भी मिली, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। प्रशिक्षण हुआ था हम लोगों का 1 महीने के लिए, सब लोगों ने ट्रेनिंग कराए थे, प्रशिक्षण हुआ था। प्रशिक्षण में फिर इसके बाद सिलाई का काम आया, हम लोग ने बोला कि हम भी सिलाई करेंगे। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे, इस क्रम में जिला प्रशासन द्वारा लगभग 1 लाख ड्रेस जो है राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूह के जो महिलाएँ हैं उनके द्वारा सिलवाने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्रम में जो टोटल SHGs हैं वो 276 हैं समूह जो काम कर रहे हैं। इसमें 945 दीदियाँ हैं जो सिलाई का काम कर रही हैं, और इनमें से 78 लोग ऐसे हैं जो प्रवासी हैं, जिनको ट्रेनिंग देके और वो पहले से सिलाई का कार्य करते थे, उन्हें भी इस काम में लगाया गया है। तो अभी वर्तमान जो है 14 सेंटर पे टोटल 945 समूह की दीदियाँ हमारी ड्रेस की सिलाई कर रही हैं। तो इससे इनको ना सिर्फ अच्छी आमदनी होगी, बल्कि ये अपने कार्य कुशलता में भी और दक्ष होंगी, जिससे ये अपने स्तर पे भी एक बार जब ये सिलाई का काम ख़त्म हो जाएगा तो अपने स्तर पे भी वो स्वावलंबी होकर अच्छी ड्रेस की सिलाई कर सकेंगी और अपना जीविकोपार्जन कर सकेंगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2030 तक प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत उन 2 करोड़ छात्रों को वापस स्कूल पहुंचाने की बात भी कही गई है जो पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके हैं। इसके लिए स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने और स्कूली पाठ्यक्रम को अधिक रोचक बनाने की बात शिक्षा नीति में कही गई है। इस बारे में पेश है एक खास रिपोर्ट। समग्र शिक्षा और शिक्षा का अधिकार कानून जैसी पहलों की बदौलत भारत ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन करने में सफलता पाई है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं के बाद बच्चों का नामांकन धीरे धीरे कम होता जाता है। कक्षा 6 से 8 में सकल नामांकन अनुपात जहां 91% है, वहीं कक्षा 9 और 10 में ये महज 79.3% और कक्षा 11 और 12 में 56.5% है। यानी कक्षा 5 के बाद और खासकर कक्षा 8 के बाद काफी तादाद में बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले यानी ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या देश में करीब 2 करोड़ है, जिन्हें नई शिक्षा नीति के तहत जल्द से जल्द वापस स्कूल पहुंचाने की बात कही गई है। 2030 तक प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों को समग्र शिक्षा मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समेकित प्रयास किए जाएंगे। ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल पहुंचाने और बच्चों को पढ़ाई बीच में छोड़ने से रोकने के मकसद से 2 महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात शिक्षा नीति में कही गई है।
इनमें पहला है स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के साथ साथ हर स्तर पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि देश में सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता फिर से बहाल की जाएगी, जिसके लिए वर्तमान स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और जिन इलाकों में स्कूल नहीं है वहां अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे। इसके अलावा स्कूल आने जाने के सुरक्षित साधन और बच्चों खासकर लड़कियों को छात्रावास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ताकि सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में जाने और समुचित स्तर तक पढ़ने का अवसर मिल सके। प्रवासी मजदूरों के बच्चों और अन्य किसी कारणवश स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए सिविल सोसाइटी की मदद से वैकल्पिक और इनोवेटिव शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ड्रॉप आउट छात्रों को वापस स्कूल पहुंचाने के लिए दूसरा जरूरी कदम होगा इन छात्रों की ट्रैकिंग करना और इनके सीखने के स्तर पर लगातार नजर रखना। इससे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी छात्र लगातार स्कूल में उपस्थित हो रहे हैं और वो बाकी बच्चों से पढ़ाई में पीछे नहीं है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने और बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित होने के बाद उन्हें रोचक तरीके से गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराना महत्वपूर्ण होगा, ताकि पढ़ाई के प्रति बच्चों की रुचि बरकरार रहे। इसके लिए जरूरी होगा कि पाठ्यक्रम को अधिक रोचक और उपयोगी बनाया जाए। साथ ही जिन इलाकों में ड्रॉप आउट दर अधिक है वहां ऐसे शिक्षकों की तैनाती की जाए जिन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। शिक्षा नीति में कहा गया है कि देश में स्कूली शिक्षा का दायरा और व्यापक किया जाएगा, ताकि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके तहत बच्चों को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा का विकल्प होगा। जो छात्र स्कूल जाने में असमर्थ हैं, वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी ODL मोड में भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। इससे सभी छात्रों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने में मदद मिलेगी। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज। काशी में आज डोम राजा के निधन पर मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे आदरणीय डोम राजा जगदीश चौधरी का निधन हो गया है। हम उन्हें सादर नमन करते हैं। डोम राजा केवल बनारस के लिए नहीं बल्कि आध्यात्म के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। हिंदू धर्म में छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से महंत अवैधनाथ ने डोम राजा के घर साधुओं के साथ सहभोज की शुरुआत की थी। बलिया में सोमवार रात निजी चैनल के पत्रकार रतन सिंह की हत्या के मामले में फेफना थाना के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल रात 8 बजे घर से पत्रकार को विरोधी बुलाकर ले गए थे और वहां मौजूद लोगों ने लाठी डंडे और रिवॉल्वर से पत्रकार पर हमला कर दिया, जिससे उनकी वहां मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री ने पत्रकार की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है और परिवार को 10 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा भी की है तथा अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया है कि बलिया में पत्रकार की हत्या के मामले में FIR पंजीकृत कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी मारपीट की घटना हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि थाना फेफना के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। दिनांक 24/8/2020 को थाना फेफना जनपद बलिया अंतर्गत रतन सिंह, जो कि एक पेशे से पत्रकार हैं, कि उनके पटीदारों द्वारा लाठी डंडे और गोली मारकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाने पे मुकदमा पंजीकृत करते हुए, जिसमें कि 10 लोग नामजद थे, त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना का निरीक्षण कर लिया गया है। पुलिस महानिदेशक द्वारा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं और पूर्व में घटना में प्रभावी कार्रवाई न करने और लापरवाही बरतने के कारण प्रभारी निरीक्षक फेफना को निलंबित करने के निर्देश DG साहब ने दिए हैं। राजस्थानी लोग मिट्टी की कला से मूर्तियां और खिलौने बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने पैतृक गांव छोड़कर आदिवासी लोग इटावा मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर कचौरा घाट रोड पर आकर मूर्तियों का व्यापार कर रहे हैं। आदिवासियों का झुंड अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए मूर्तियों का निर्माण कर अपना जीवन यापन कर रहा है। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से इस बार आर्थिक बोझ से दब गए हैं और कर्ज में डूब गए हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर सस्ते दामों पर बेचकर अपने परिवार का वो भरण पोषण कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा अन्य कोई साधन उनके पास नहीं है।
और इसके अलावा पिछले साल 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज जम्मू की विशेष अदालत में आरोपियों के खिलाफ 13,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर सहित कई लोगों के नाम हैं। आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। एनआईए ने पुलवामा हमले में आत्मघाती हमलावरों के कई साथियों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर इस हमले को अंजाम दिया था। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।